आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7वीं से संबंधित विषय गणित के चैप्टर के बारे में। तो हम शुरू करेंगे कक्षा 7वीं के विषय गणित के संदर्भ में। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है ज्यामितीय रचना, और इस ज्यामितीय रचना में हम आज जिस घटक को लेंगे वह घटक है सर्वांग समता, यानी भौमितिक आकृतियों की सर्वांग समता। मैं हूँ मार्गदर्शक अजय कुमार एस मौर्य फ्रॉम वर्चुअल क्लास दस्तूरवाड़ी दादर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। सर्वांग समता घटक लेना है, हमें समझना है हमें। तो सर्वांग समता किसकी? तो हम इस पाठ में रेखाखंडों की सर्वांग समता अर्थात कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट जानेंगे। कोणों की सर्वांग समता किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स क्या है वह जानेंगे। और इस पाठ में आखिरी जो मुद्दा है वह है वृत्तों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स क्या होता है यह जानेंगे। तो सबसे पहला रेखाखंडों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सेगमेंट। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता में हमें रेखाखंड के बारे में जानना है। रेखाखंड की लंबाइयों से संबंधित यह सर्वांग समता होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यह एक रेखाखंड AB है, यह दूसरी रेखाखंड है CD। अगर लंबाई हम नहीं नाप सकते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह रखकर अगर हम चेक करें दोनों रेखाखंडों को, तो रेखाखंडों को हम एक के ऊपर एक रख के देखेंगे और दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो रेखाखंड हैं समान लंबाइयों के हैं। और दूसरा तरीका है, आप मापन पट्टी की सहायता से हम क्या करेंगे, लंबाइयाँ नाप लेंगे दोनों रेखाखंडों की। CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है और AB की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। इसका मतलब हुआ कि दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है। हम दूसरी दो रेखाखंड देखें, एक रेखाखंड PQ, दूसरा रेखाखंड RS। और हम जब पास ले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो छोटी वाली बड़ी वाली को पूरी तरह से नहीं ढक पाती, बड़ी वाली तो छोटी वाली को ढक ही लेगी। तो इसका मतलब दोनों असमान है, लंबाइयाँ समान नहीं है दोनों की। तो सर्वांग समता के संदर्भ में हम क्या कहेंगे कि जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो, लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पर रेखाखंड, जिसको शॉर्ट में रेख भी लिखा जाता है, और हम अक्सर रेख ही लिखेंगे हमेशा लिखते समय। रेख AB सर्वांगसम रेख CD है यहाँ पर, अर्थात रेखाखंड AB और रेखाखंड CD सर्वांगसम है, जबकि रेखाखंड PQ और रेखाखंड RS असमान है, इसलिए वे सर्वांगसम नहीं है। तो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं? जब उनकी लंबाई समान होती है। तो चलिए हम छोटा सा एक्सरसाइज लेते हैं, एक आकृति लेते हैं। उस आकृति में रेखाखंडों की सर्वांग समता पहचानेंगे, कौन से रेखाखंड किसके सर्वांगसम हैं। दो आकृति है आपके स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रही है। एक आयत ABCD थी, दूसरी है वर्ग PQRS। यहाँ पर मैं भुजाओं के रेखाखंडों के नाम लिख रहा हूँ, उसके सर्वांगसम रेखाखंड के नाम आपको आकृति देखकर पहचानने हैं। ध्यान से देखिए एक बार और उसके उत्तर को खोजिए। बहुत आसान है। रेखाखंड देखिए,
और उसके नाम और उसके बाद उसके सर्वांग सम रेखाखंड को पहचानिए और यहाँ पर हमें उसे भरना है। शुरू करें। चलिए, आपने जान लिया होगा। चलिए हम चेक करते हैं। तो पहला है रेख ए बी सर्वांग सम किसके? तो आकृति में ए बी के सम्मुख सी डी है आयत में, इसका मतलब रेख ए बी और रेख सी डी सर्वांग सम है। उसी प्रकार दूसरी रेखाखंड या रेख ए डी जो है उसके सम्मुख है बी सी आयत में, तो ए डी सर्वांग सम, बी सी क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है तो इसलिए वो सर्वांग सम हो गए। चलते हैं वर्ग में। वर्ग में पहला प्रश्न है पी क्यू के सर्वांग सम। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, वर्ग में वर्ग की चारों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो समान होती हैं, यानी वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाइयों की होती हैं। तो जब चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो इसका मतलब चारों एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ हम पी क्यू के सामने बाकी किसी भी तीन भुजा के नाम लिख सकते हैं, और अगर हम निशान देखकर लिखें तो पी क्यू के सर्वांग सम यहाँ पर हमने आर एस लिख दिया, क्यू आर के सर्वांग सम हमने पी एस लिख दिया, एस आर के सर्वांग सम हमने क्यू आर लिख दिया, और पी एस के सर्वांग सम पी एस के सर्वांग सम रेख पी क्यू लिख दिया। तो यहाँ पी क्यू के सर्वांग सम आर एस है, आप आर एस के बदले पी एस, क्यू आर और पी क्यू कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी एक दूसरे के सर्वांग सम है, इसलिए हम यही ऑप्शन सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला पी क्यू के सर्वांग सम आर एस है तो आर एस के बदले आप पी एस लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, कोई तीन भुजा के नाम लिख सकते हैं क्योंकि चारों आपस में सर्वांग सम है। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख क्यू आर सर्वांग सम रेख एस आर सर्वांग सम रेख पी एस। चलिए अब चलते हैं कोणों की सर्वांग समता की ओर। कोणों की सर्वांग समता में कोणों के माप को देखा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कोण को मापने के लिए हम कोण मापक या चांदे का उपयोग करते हैं, और अगर माप के हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोण हैं माप के। एक है 35 अंश का, दूसरा 50 अंश का और तीसरा 35 अंश का, तो जिसमें दो कोण के माप समान दिखाई दे रहे हैं। अब हम नाम लिख देते हैं उनका, और नाम लिखने के बाद हमें उनके संबंध दर्शाने आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी जो कोण है उसका माप और पी क्यू आर जो कोण है उसका माप समान दिखाई दे रहा है। तो मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 35 डिग्री, अर्थात दोनों कोणों के माप 35 अंश है, अर्थात दोनों कोण सर्वांग सम है। माप समान तो कोण सर्वांग सम। तो यहाँ हमने जाना कि सर्वांग सम कोण किसे कहते हैं? जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांग सम होते हैं। चलिए कुछ फिर से एक्सरसाइज कर लेते हैं। छोटा सा आपके सामने यहाँ पर कोण बनाए जाएंगे, उस पर माप लिखे गए होंगे। तीन कोण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी उनके माप के निशान और माप भी लिखे गए हैं। चौथा कोण भी आ गया। तो पहला कोण है कोण ए बी सी, दूसरा है एल एम एन कोण, तीसरा एक्स वाई जेड है कोण एक्स वाई जेड, और चौथा है कोण पी क्यू आर। उनके माप लिखे गए। अब हमें पहचानना है कौन से कोण किसके सर्वांग सम हैं। तो कोण ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण दिखाई दे रहा है, और कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण दिखाई दे रहा है। दोनों समकोण हैं, दोनों के माप 90 अंश हैं, इसलिए कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण पी क्यू आर।
ठीक उसी प्रकार LMN जो कोण है उसमें उसका माप 110 अंश है और कोण XYZ का माप भी 110 अंश है। तो यहाँ पर इन दोनों के माप समान होने के कारण कोण LMN सर्वांग कोण XYZ। तो ये रहे बच्चों कोणों की सर्वांग समता से संबंधित जानकारी। वृत्त की सर्वांग समता की जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। तब तक खूब अभ्यास कीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।